हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यूजीसी नेट का जो पेपर 1 हुआ है, जब से अपना नेट के पेपर शुरू हुए हैं और अभी तक के जितने पेपर्स हो गए हैं, तो उनका जो पेपर 1 के रिव्यू के बारे में ओवरऑल कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मींस जो अपकमिंग अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है, कॉमर्स का होने वाला है, उसके बाद भी नवंबर में भी एग्ज़ाम्स है, हिंदी का भी बाकी है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए कि कहाँ उनको मेनली फोकस करना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक को ज़्यादा रिपीटिशन हो रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मतलब ओवरऑल इन पेपरों से क्या निकल के आता है, क्या हम ओवरव्यू दे सकते हैं। ये जो भी चीज़ें हैं, ये स्टूडेंट्स की मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे को बताया है कि इस तरह से आ रहा है, तो उन्हीं के बेस्ड हम इनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो जितने ओवरऑल पेपर हुए हैं उससे लेके अभी तक जितना भी रिव्यू बनता है पेपर 1 के बारे में कि कहाँ आपको मेनली हाईलाइट करना चाहिए, जो रिवीजन के दिनों में कहाँ रिवीजन करना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और वैसे आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, उसी तरह आप चलने दें। ये मेमोरी बेस्ड है, तो इनको भी आप देख लें कि यहाँ से बड़ा अच्छा आपको फोकस करना है। इस पेपर के बारे में अगर बात करें, यूजीसी नेट के पेपर 1 के बारे में कि क्या चीज़ें थोड़ी सी अभी अब की बार अलग हुई है। एक तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन। दूसरा जो मैच करने का है, मैचिंग के क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जा रहे हैं मैच करने के लिए। और तीसरा स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 ठीक है, या स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी स्टेटमेंट, मैचिंग और असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम यूनिट वाइज कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट से कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस कर रहा है यूजीसी अभी तक के एग्जाम में। तो बात करें पहली यूनिट आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, वहाँ बात करें तो लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है ना, लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछ लेता है लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। जो बेसिकली हम 3 तरह के लेवल की बात करें हैं, मेमोरी बेस्ड होता है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और एक रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से पूछता है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड कौन सा आपका टीचिंग लेवल लर्निंग लेवल होगा, ठीक है, या टीचिंग लेवल होगा। तो अगर प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है तो आपको पता है रिफ्लेक्टिव होता है, और ओनली आपको याद करवाया जाता है फैक्ट्स को, तो वो कौन सा होगा, वो मेमोरी होगा। और रिलेशंस बीच में पैदा करने हो कि आपको फैक्ट्स के बीच रिलेशन बनाना भी सिखाते हो, तो कौन सा होगा, वो होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे रहे हैं। अगर इनकी बेसिक आपको पता है कि ये होता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो इसमें जो उठाते हैं वो इवैल्यूएशन से उठाते हैं, मूल्यांकन से उठाते हैं। तो यहाँ पे तो 4-5 तरह के मूल्यांकन या इवैल्यूएशन की जो हम बात करते हैं, जैसे सुमेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस्ड इवोल्यूशन क्या होता है, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन चारों को हमने बहुत अच्छे से एमसीक्यूज वाले पोर्शन में भी किया है, वैसे भी किया है। तो एक बार एमसीक्यूज वाला पोर्शन आप जरूर देखें, जिनका पेपर है अभी 17 को और अपकमिंग आने वाला है। वहां पे जितने भी हमने एमसीक्यूज का पोर्शन डाला है उनको जरूर देखना है, आपको कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया है उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया जो नया क्वेश्चन था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। और ये पूछा गया कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ये कौन से कमीशन ने रिकमेंड किया, या फिर कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लाया गया। तो याद रखना, ये नॉलेज कमीशन था और इसको सैम पित्रोदा कमीशन भी बोलते हैं, वहीं से ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लाया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और बात करें जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर और टीचर है, वहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन बन रहा है। तो आप अगर उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में एक बात हो रहा है, हर कोई ऑप्शन आपको बड़ा सही लगता है कि यही सही होगा, यही सही होगा। आपको बेस्ट आंसर की तरफ जाना होता है, वो आपकी साइकोलॉजी को रीड करते हैं। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आंसर देना है। फ्रेंड्स, मेरी बात समझ रहे हो ना आप। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर एंड टीचर की जो बात आती है, बिल्कुल पॉजिटिव रह के अपने आप को बिल्कुल चित्त को शांत करके इन चीज़ों को आंसर करना है। इफेक्टिव टीचिंग कैसे कर सकते हैं, कौन से मेथड से कर सकते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस का, यानी कि कहने का मतलब, आपको अगर पॉजिटिव प्रोसेस है, आपका थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल पॉजिटिव है, और अगर आप एक
एक होता है ना एलिमिनेशन मेथड, ये सीख जाते हो कि ये आंसर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इस यूनिट को बहुत अच्छे से आप पकड़ सकते हैं। टीचिंग टूल से भी क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है, ठीक है, टीचिंग टूल से, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, स्टेटमेंट्स में डाल के क्वेश्चन पूछा गया था। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ओवरऑल ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप देख लेना कहाँ आपको फोकस करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है, और नेक्स्ट यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड की फ्रेंड्स बात करें तो सैम्पलिंग वाला जो पोर्शन है वहाँ से तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है, यानी कि उनके जो हम रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर की बात करते हैं ना, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है, कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, इस तरह के वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो किस तरह की सैम्पलिंग करोगे। मैचिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता है क्लस्टर सैम्पलिंग करेंगे, और आपको ये पूछ लेते हैं कि होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो कौन सी करोगे, हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो कौन सी करोगे। तो जो सैम्पलिंग वाला पोर्शन है जो हम करते हैं उसको अच्छे से पढ़ते भी हैं, तो इस सैम्पलिंग वाला पोर्शन है इसको बड़े अच्छे से करना है। पहले रैंडम नॉन रैंडम को डिवाइड किया हुआ है। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जिसके अंदर जो सैंपल होता है, एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस टू बी सिलेक्शन, है ना। आपको पता है कि हर एक सैंपल है वो इक्वल चांस रखेगा सिलेक्ट होने का, और नॉन रैंडम में ऐसा नहीं होता है। और उसके जो एग्जांपल्स हैं जो किस किस तरह से होती है, स्ट्रेटिफाइड वगैरह, ये सारे के सारे आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं इसमें किस तरह की रिसर्च है। तो एक्शन रिसर्च जहां बहुत बार पूछा जाता है एक्शन रिसर्च के बारे में, और एक्शन रिसर्च जहां भी हो आपको पता है ये इमीडिएट सॉल्यूशन की बात करता है, लोकल प्रोग्राम के बारे में बात करता है, और ये अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। तो एक्शन रिसर्च के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में भी रिसर्च पूछा जाता है कि क्योंकि आपको पता है एक्सपेरिमेंटल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे होते हैं। कोज एंड इफेक्ट के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। फंडामेंटल रिसर्च के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है कि थ्योरी डेवलपमेंट के लिए कौन सा रिसर्च होता है, ठीक है, अगर थ्योरी को अप्लाई करेंगे तो अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। इस तरह से रिसर्च के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हिस्टोरिकल रिसर्च और पोस्ट फैक्टो रिसर्च से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको पता है पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, वो रिसर्च जिसमें इम्पैक्ट जानना हो, कोई घटना घटित हो चुकी हो तो आप देखना, इफेक्ट जानना हो, इम्पैक्ट क्या है, तो अगर वो वर्ड ही मिल जाए तो पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगा। और हिस्टोरिकल में होता है फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर बात करें हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस से क्वेश्चन थोड़ा पूछा जा रहा है। हाइपोथेसिस से नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में हमने बहुत सारी बात की है। रिसर्च एप्टीट्यूड में स्केल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, स्केल जो होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि नॉमिनल स्केल कौन सा होता है। हमने एक वीडियो में क्वेश्चंस करवाए हैं, 2-3 बार क्वेश्चन कराए हैं स्केल को मैचिंग करके कि नॉमिनल स्केल को कैसे मैच करोगे, नॉमिनल क्या बताता है, रेशियो स्केल क्या बताता है, पूरा कंप्लीट बात करी है, तो उसको भी आपको अच्छे से देखना है। स्केल से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन, अब कितना रिपीटिशन नहीं हुआ, 2 बार आया है रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन, तो हो सकता है कि आपके पेपर में रिसर्च एथिक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सके। और आईसीटी एंड रिसर्च, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में हुआ था ना, जब मैं आईसीटी को रिसर्च से जोड़ के पूछा गया था, और वो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, पूछा गया था पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा या दोनों स्टेटमेंट ठीक है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट थे कि आपको पता है अगर रिसर्च में आईसीटी करेंगे तो इजी हो जाएगा करना, तो इस तरह से बहुत बेसिक स्टेटमेंट्स थे, आप बहुत आराम से उसको कर सकते थे, ठीक है। अगर बात करें कॉम्प्रीहेंशन की, तो जितने भी पेपर हुए हैं अगर एक आध पेपर को छोड़ दें तो कॉम्प्रीहेंशन ईजी आ रहा है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। 1-2 पेपर में मॉडरेट आया है, डिफिकल्ट तो आया ही नहीं, तो कॉम्प्रीहेंशन ईजी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, अपने चित्त को रिलैक्स करके आप आराम से इस कॉम्प्रीहेंशन को आप अटेंड करें, अच्छे से करें, ठीक है। बात करें कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन वाली अगर यूनिट की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे असर्शन रीजनिंग और मैचिंग और स्टेटमेंट तीनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे का मीन्स इनमें वेरिएशन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। असर्शन रीजनिंग दे रहे हैं, मैचिंग दे रहे हैं और स्टेटमेंट के क्वेश्चन दे रहे हैं कम्युनिकेशन वाले पोर्शन में। अगर इसमें आपको हाईलाइट या फिर ज़्यादा फोकस करने की बात आ रही है तो बैरियर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कुछ तरह के सिम्नेटिक बैरियर क्या होता है, फिजिकल बैरियर क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इफेक्टिव
कम्युनिकेशन का हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। तो आप कहोगे इसमें क्या मैं नया मतलब सीखूं, कैसे करूं इसको? तो आप ध्यान रखना, जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात होती है, प्रभावशाली संचार की बात होती है, तो आपको ऑप्शन देख के भी पता लग जाएगा कि किस तरह की बात मुझे करनी है। मेरी बात समझ रहे हो ना? इफेक्टिवनेस कैसे आ सकती है किसी भी कम्युनिकेशन में? सेम लैंग्वेज होना चाहिए, कंसाइज वे में होनी चाहिए, इस तरह की जो क्लियरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इस तरह से ऑप्शन में ढूंढने हैं आपको, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कराओगे। ठीक है। इंटर ग्रुप और मास कम्युनिकेशन के बारे में मैचिंग करने का क्वेश्चन आया कि इंट्रा क्या होता है। आपको पता है इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है। ग्रुप में और मास में क्या फ़र्क होता है? मास में हो जाता है जब मास कम्युनिकेशन होता है तो बहुत लार्ज ग्रुप होता है। ठीक है। और ग्रुप में इतना बड़ा ग्रुप नहीं होता, मास में बहुत ही बड़ा लार्ज ग्रुप होता है, और वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस होने की भी ज़रूरत नहीं है, या हर एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी नहीं रखता है मास में, लेकिन ग्रुप में रखता है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिकेशन में। अगर आप अपने आप को रिलैक्स करके शांति से अगर क्वेश्चन करते हो तो हो जाते हैं, कोई डिफ़िकल्ट लेवल यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड की बात करें। ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से क्वेश्चन आ रहा है। स्पीड इसके फॉर्मूले आप देख जाना, आपसे रिक्वेस्ट है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का फ्रैक्शन से भी एक वैल्यू दे देते हैं, और इसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में बता देते हैं कि कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस आएगा, फ्रैक्शन। ठीक है ना, डिवाइड करके वाला, तो वो भी आप देख लेना। उसके बाद नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक पेपर में नंबर सीरीज कहीं ना कहीं आ ही रही है। कोडिंग, डिकोडिंग पिछले 2 पेपर में नहीं आके, वैसे तो कोडिंग डिकोडिंग आ रही थी। पॉलिटिकल साइंस वाला जो पेपर हुआ और हिस्ट्री का जो पेपर हुआ उसमें कोडिंग और डिकोडिंग नहीं ली थी, वैसे ये आ ही रही थी। ठीक है। और डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आ रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई वो नहीं है कि आप अब लास्ट टाइम एक टेंशन ले लो कि क्या कहाँ से क्या आ रहा है। बिल्कुल ईजी आ रहा है, और आपकी जितनी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी है। बस आप रिविजन पे फोकस करें, अपने आप को शांति से पढ़ाई की तरफ ओरिएंटेशन रखें, और ये नहीं कि बहुत चीज़ें देखने से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप बस वही फोकस करें जहाँ पे आपका रिविजन करना है, और थोड़ा सा वीक अगर कोई पोर्शन है तो उसको 2-3 बार ज़्यादा पढ़ लें, बस और कुछ नहीं। अगर लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करें, एलआर के बारे में बात करें, तो इंडियन मीन्स ऑफ नॉलेज के बारे में जो परमाणु वाली बात करते हैं ना एक चैप्टर में, उसके बारे में बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वाड्रेट से इतने ज़्यादा ऑल और सम नोट वाली बात है, वो तो आपको मैंने बताया ही है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। ऑल, सम, नोट, सम, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग में जो परमाणु है, अर्थपति है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन अनुमाना है, अनुपलब्धि है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इंडियन मीन्स ऑफ नॉलेज, ये भी आप अगर अकेला चैप्टर भी पढ़ते हो तो मुझे लगता है पीछे के पेपर के रिव्यू के अनुसार कि आपको कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है। और जो एक फायरी हिल्स के बारे में कि हम धुआं देखा हिल्स पे, वहाँ आग का हुआ, तो इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछे जा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल लॉजिक लगा के, क्योंकि नाम ही इस यूनिट का लॉजिकल रीजनिंग है, अगर बिल्कुल लॉजिक लगा के अगर आप क्वेश्चन करते हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। एक आधा क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है। हल्का सा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, क्योंकि इसमें थिन लाइन डिफरेंस होता है बहुत सी चीज़ों में। तो अगर इसका थोड़ा सा आपका 2-3 बार रिवीजन अच्छा है तो इस यूनिट में आपकी पकड़ अच्छी है, आराम से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। आपको पता है डिडक्टिव और इंडक्टिव की 3 जगह बात होती है। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी बात होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बात होती है, और एलआर यानी कि लॉजिकल रीजनिंग में भी बात होती है। तो याद रखना, डिडक्टिव होता है डीजीपी, मैंने बहुत बार की है ये बात, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाना होता है डिडक्टिव, और इंडक्टिव होता है आईपीजी, पर्टिकुलर से जनरल। सीधा स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछते हैं, डिडक्टिव में क्या होगा, जनरल से पर्टिकुलर होगा, और इंडक्टिव में क्या होगा, इंडक्टिव से क्या होगा, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाना होगा। ठीक है। बड़ा बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेटमेंट्स देके भी क्वेश्चन पूछते हैं। जहाँ ऑल पहले आ गया वो क्या होगा, डिडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो सब की बात पहले करता है। और जहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन कर देते हैं वहाँ इंडक्टिव होता है। ठीक है। ये भी आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, और टेंशन लेके क्या किसी का नुकसान होगा, खुद का हो जाएगा ना। अब बात करें डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो डाटा इंटरप्रिटेशन अगर ओवरऑल हम व्यू के ऊपर जाएं तो
इजी और मॉडरेट, इजी और मॉडरेट, एक आधे पेपर में थोड़ी सी डिफिकल्ट आई है, लेकिन कॉमर्स में हो सकता है थोड़ी डिफिकल्ट आए हल्की सी, क्योंकि आप अकाउंट्स की बात करते हो, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ते हो। आपको एक बात तो पता ही होगा कि जो पेपर 1 होता है वो पेपर 2 कौन सा है उससे भी रिलेट थोड़ा थोड़ा करता है, उस तरह की साइकोलॉजी को भी वो पढ़ते हैं कि पेपर 2 कौन सा है। ठीक है, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि आएगा, मुझे लगता है हल्की सी टफ आनी चाहिए, तो थोड़ा सा निराश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा फोकस रखना इस पे। परसेंटेज और एवरेज को लेके बड़े अच्छे क्वेश्चन डीआई में बन रहे हैं, लेकिन इतनी डिफिकल्ट अभी तक नहीं आई है। ठीक है, तो आप इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखें। अभी आपको अगर एक दिन में एक डीआई भी फटाफट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आईसीटी से बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से बात करें, आपको बताता हूँ सबसे इजी पोर्शन आ रहा है आईसीटी में। एक तो फुल फॉर्म आ रही है, बड़े बेसिक सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं, तो जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाए, अपनी बुकलेट में भी है वो एग्जाम्पल भी देख लो, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में और रैम और रोम के बारे में। ठीक है, कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को हायरार्की में सजाने के लिए भी दे देते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं ना कि सीपीयू है, सीपीयू के पास रजिस्टर हो गया, मेमोरी, फिर कैसे मेमोरी, और फिर प्राइमरी मेमोरी, और फिर सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे बात करते हैं ना, तो इसको कौन सा सबसे फास्टेस्ट पहुंचेगा, इस तरह की बात करते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आईपी एड्रेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया कि आईपी एड्रेस में क्या चीज़ गलत है, आईपी एड्रेस कैसे लिखा जाता है, तो इसके बारे में हम बहुत से बात करते हैं कि 0 से 255 होना चाहिए, 4 में डिवाइड होना चाहिए, ये सारी बातें करते हैं। ठीक है, इंटरनेट एंड इंट्रानेट के बारे में और कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत ही ईजी सा ही आ रहा है आईसीटी वाला पोर्शन। अगर यहाँ पे आप गलत करते हो तो बहुत आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सिंपल चीज़ को हमें कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, बहुत बेसिक सी बात है और इसके बारे में हमने बहुत बातें की है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू देने आया हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ फ्रेंड्स कि पेपर 1 जो ये कंपलसरी पेपर है, इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी। और पेपर 2 जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप करवा सकते हैं, जो कोड नंबर 89 है। अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये तो पेट क्वेश्चन हो गया। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको रट लेना, जो 17 है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इनको सीक्वेंस में देख लेना। और पोल्यूशन यानी कि कौन सा इमिशन हो रहा है, या फिर थर्मल पावर प्लांट से क्या इमिशन हो रहा है, इस तरह की बात पूछ रही है। प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सकता है आपसे पूछा जाए। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल और वियना कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में सीधा सीधा देख लेना, मैचिंग से क्वेश्चन आ रहा है। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में भी क्वेश्चन आ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है कंट्री वाइज, इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। इसके बारे में मैंने बहुत से वीडियोस में बात करी है, और 1 आवर की एक वीडियो है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की, कंप्लीट उसमें करवाया हुआ है, मैं इसके एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। तो उस वीडियो को अगर आपके पास टाइम है तो उसको स्पीड अप करके आप देख लेना, उसमें मुझे लगता है कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, और जो लास्ट यूनिट है दैट इज हायर एजुकेशन, इसमें कमीशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, इनका आंसर आप खोजना। ठीक है, गूगल आप भी आदत डालो कुछ कुछ आंसर खोजने की, और डिस्कशन किया करो इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है ना, कि ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कमीशन के बारे में, जीईआर के बारे में क्वेश्चन आया था, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में, एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चन आ रहा है। यूनिवर्सिटी कौन सी है गंगा रिवर पे, ये क्वेश्चन नया आया था, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा। और कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन एजुकेशन, कौन सी कंट्री ने एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, इस तरह से सीक्वेंस में सजाने के लिए, या सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, जैसे जापान, यूएसए, इंडिया, रशिया, इस तरह के सीक्वेंस को भी सजाने का क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर बात करें इसको थोड़ा सा, इसमें अच्छे क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं, थोड़े 1-2 नया क्वेश्चन डाल दिया जाता है, तो टेंशन मत लेना, एक आधा अगर नया क्वेश्चन आता भी है तो इतना वो नहीं है आपको। अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी करते हो तो इतनी कोई बड़ी इशू नहीं हो जाएगा, लेकिन आप जो क्वेश्चन
आप सभी मतलब आ ही रहा है। एक आधे क्वेश्चन से मुझे नहीं लगता कि इतना इफेक्ट पड़ेगा और उसमें सरदर्दी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन क्वेश्चंस को आप फोकस कर लें एक बार, और इन टॉपिक्स को जहाँ पे हमने बात करी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इनको बड़ा अच्छे से फोकस करें और रिवीजन करें। अगर आप ढंग से बैठो ना तो 1-1.5 दिन में पूरा रिवीजन हो सकता है, लेकिन आपके पास वो टाइम होना चाहिए। मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप यूजीसी नेट का जो पेपर 1 का 1 घंटे का हायर एजुकेशन का भी अपना वीडियो है, ठीक है, 1 हार का हायर एजुकेशन का भी वीडियो है, उसको भी प्लीज़ आप कंप्लीट देख लें 1 हार को। मुझे लगता है आपको बेनिफिटेड रहेगा। और एक आपको जो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का है उसको भी आप पूरा देखें, इसको स्पीड अप करके देख लें, आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम हॉल में जाओगे, ठीक है। तो आप जैसे आपकी पढ़ाई मुझे पता है बहुत अच्छी है, आप बहुत पॉजिटिवली सारी बातों को सुनते हैं, बहुत पॉजिटिवली रेस्पॉन्स देते हैं और बहुत पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप प्लीज़ इन चीज़ों को फोकस करें, अपने रिवीजन पे ध्यान दें और किसी भी तरह की कोई भी टेंशन ना लें। आपका पेपर सेकंड में जो कॉम्प्रीहेंशन आता है उस पर भी बड़ा अच्छा फोकस रखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जल्दी में उसमें करके आते हैं और जल्दी में करने से वो चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, वो क्वेश्चन और वो आपके लिए बड़े अच्छे नंबर होते हैं। अगर वहाँ सही है तो सही है, कोई इशू ही नहीं है, तो आप इनको भी थोड़ा टाइम दें। और मैं आपको फिर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और पेपर 2 किसी का अगर इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।